हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स होता क्या है एक्चुअली में? देखिए, क्या होता है जब हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग कुछ भी चीज़ इनटेक करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग खुद प्रोड्यूस तो करते नहीं हैं। हम लोग हीटेरोट्रॉप्स हैं, दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो फूड चेन में जो हमसे पहले होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्रास खाते हैं। तो ग्रास खाते हैं, हमसे पहले जो घास होगा, अगर घास में कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ये पोल्यूटेंट्स मिलेंगे। पोल्यूटेंट्स क्या होता है? सबसे पहले पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो नॉन डिग्रेडेबल वंस होते हैं, जो डिग्रेड नहीं होते, एटमॉस्फेयर में बहुत देर तक रहते हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये होते हैं पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से रिकॉग्नाइज्ड है, वो हम इसी सीरीज में आगे जाके पढ़ेंगे, इकोलॉजी की सीरीज में ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो तरीके से पोल्यूटेंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, दो तरीके से मूवमेंट होता है। अब जैसे हम लोग फूड चेन में बांट देते हैं, एक जब हम फूड चेन में बात करते हैं, उसमें हम लोग फूड चेन की बात करते हैं, फूड वेब की बात करते हैं। कहीं ना कहीं फूड चेन जो होता है वो वन वे होता है, और फूड वेब जो होता है वो चार पांच मिला के एक को वो खा सकता है। वैसे ही इसका भी डिवीजन हुआ है बायो एक्यूमुलेशन में। सिंपल एक आता है, बायो मैग्निफिकेशन में पूरी जो ट्रॉफिक लेवल चलती है वो आती है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या? सिंपल यही है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब इनडायरेक्टली एक की बात कर रहे हैं। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ क्या होती है। तो मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं, हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है इसका बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जब भी, ये मैंने यहाँ लिखा है फूड चेन इज, आगे मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब कि कहाँ पे फूड चेन में कोई पोल्यूटेंट एंटर कर रहा है, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। बहुत सिंपल है कि कहाँ पे फूड चेन में कोई भी पोल्यूटेंट एंटर कर रहा है। इसमें क्या होता है, इन बायो एक्यूमुलेशन में जो कंसंट्रेशन होती है पोल्यूटेंट में, वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज होती जाती है इन कंपैरिजन टू जहाँ से उसने लिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे ग्रास की बात कर लेते हैं। ग्रास अब किसी ने इनटेक करा तो इसका जो पोल्यूटेंट्स होंगे वो तो उसमें चले जाएंगे ना, ह्यूमन बींग में। तो कहीं ना कहीं इसमें जब हम बात करते हैं, ये वही आता है कि पोल्यूटेंट्स फूड चेन में एंटर कहाँ से करे। दिस इज अबाउट द बायो एक्यूमुलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन की जब हम बात कर रहे थे, उसमें हम कोई भी लेवल ले सकते हैं, जैसे ग्रास होपर ले सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं ले सकते हैं। बायो एक्यूमुलेशन आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की। बायो मैग्निफिकेशन की मतलब होता है, बायो मैग्निफिकेशन को हम सिंपल ऐसा बता सकते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसी टेंडेंसी जिसमें जो पोल्यूटेंट्स है ना, वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल तक जा रहे हैं। अब आप बोलोगे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? जिसने कल का मेरा लेक्चर पढ़ा है उसको पता होगा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। मैं फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पे बार बार मैं घास ही बोलता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, इधर पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। अब ये वाला पानी ना हमने प्लांट्स को दे दिया, ठीक है, ये पानी हमने प्लांट्स को दे दिया। प्लांट्स के बाद वो पानी जो है प्लांट्स में चला गया। अब वो प्लांट्स हमने इनटेक कर लिए, ह्यूमन बींग्स ने इनटेक कर लिए। तो कहीं ना कहीं ये थ्री लेवल का ही मैंने, ये वाला जो हो गया पानी, कहीं ना कहीं पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। एक्चुअली में ये ट्रॉपिक लेवल नहीं मानेंगे, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा, अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे हम ग्रास की बात करते हैं, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर को कौन खाएगा? रैट खाएगा। रैट को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से टॉपिक लेवल चलती है 1 से 5 तक। मतलब इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पहले वाला है ये क्या है? ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब हम ग्रास की बात करते हैं वो तो खुद ही प्रोड्यूस करता है ना, सनलाइट फोटोसिंथेसिस करके। और लास्ट वाला क्या है? कहीं ना कहीं टॉप कार्निवोर है, एंड में जाके हॉक, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक लेवल सिस्टम। तो बायोमैग्निफिकेशन में यही होता है। इसमें क्या बताते हैं? ऐसी टेंडेंसी जिसमें पोल्यूटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो एक टॉपिक लेवल से आगे वाली टॉपिक लेवल्स आने में कितनी होती है। हालांकि ये सिंपल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये गोज ऑन इंक्रीजिंग होता है। मतलब अगर यहाँ पे पोल्यूटेंट्स हमें, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हमें यहाँ पोल्यूटेंट्स
जैसे ग्रास में हमें पोल्यूटेंट 1 मिलता है, ग्रास होपर में हमें 10 पोल्यूटेंट्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि घास तो चलो बहुत हर जगह मिलता है हमें, ग्रास होपर भी तो उतना ही घास खाएगा ना, जितना ग्रास होगा उससे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रास होपर होगा। याद है हमने कल पढ़ा था इकोलॉजिकल पैरामिड ऑफ नंबर में, जब हमने वहाँ पढ़ा था कि ट्रॉपिक लेवल में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जो नंबर होता है वो इंक्रीज होता जाता है। थोड़ा बहुत याद है आपको? तो इस हिसाब से मतलब जो सबसे नीचे लेवल पे है उसका ग्रास तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है हम लोग को। हालांकि ग्रास ऊपर हमें उससे कम मिलेंगे, पर ज़्यादा घास खाएंगे ना, ठीक है, उसके बाद ग्रास ऊपर के पास हमें रैट मिलेंगे जो कि कम क्वांटिटी में होगा, उनका नंबर कम होगा, पर खाएंगे वो ग्रास ऊपर ज़्यादा ना, क्योंकि ग्रास के कंपैरिजन में ग्रास ऊपर कम है, रैट के कंपैरिजन में ग्रास ऊपर ज़्यादा है। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह से देखोगे तो ग्रास के पास अगर हम बोलेंगे कि 1 kg एग्जाम्पल के तौर पे, दिल पे मत लेना इसको, 1 kg मैंने बोल दिया पोल्यूटेंट्स है ग्रास में। तो जब हम ग्रास ऊपर की बात करेंगे तो ये 1 kg तो किसी सिंगल में होगा ना ये, तो ग्रास ऊपर तो कम से कम 10 प्लांट्स 10 तरह के ग्रास अलग अलग जगह से खाता होगा, तो इसमें तो 10 kg हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक रैट का थोड़ी ना एक ग्रास ऊपर से पेट भरता होगा, वो तो 10 खाता होगा, तो उसमें 100 kg चला जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट स्नेक्स में 1000 kg चला जाएगा, और हॉक में 1000 kg 10,000 kg चला जाएगा। तो इस तरह से यही होता है बायोमैग्निफिकेशन। मैंने सिंपल वे में आपको पढ़ाने का ट्राई किया है कि इस तरह से सिस्टम चलता है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि पहले हमारा ये बुक में दी हुई है कि पहले वाटर आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद वाटर में जैसे हम बात कर लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं? जूप्लैंक्टन्स खाते हैं। जूप्लैंक्टन्स को कौन खाते हैं? स्मॉल फिशेस खाती है। स्मॉल फिशेस को कौन खाता है? लार्ज फिशेस खाती है। और लार्ज फिशेस को और स्मॉल फिशेस को दोनों को ईगल या जो भी हॉक्स होते हैं वो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना वाटर में पोल्यूटेंट्स होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स में होगा, प्रोड्यूसर्स कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स में उनसे ज़्यादा होगा, उसके बाद स्मॉल फिशेस में उससे ज़्यादा होगा, और उसके बाद लार्ज फिशेस में उससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा जो ये फिश ईटिंग बर्ड्स होंगे, हॉक्स टाइप के या फिर ईगल टाइप के या कोई भी जो भी होते हैं, मुझे इतना क्लियर पता नहीं है कौन से होते हैं, तो जो भी फिश ईटिंग बर्ड्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा हमें पॉइजन मिलेगा। सो दिस इज अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन। बुक में इसकी एग्जाम्पल के तौर पे डीडीटी दिया हुआ है, ठीक है, डीडीटी वाटर में होता है, तो आगे आगे ट्रॉपिक लेवल में एक के बाद बढ़ता रहता है। तो होप सो आपको बायोमैग्निफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सबसे पहले ये मैंने यहाँ लिखा बायोटिक इंटरेक्शन, इसको बायोटिक इंटरेक्शन कर देना, ये मैंने लिख दिया बायोटिक इंटरेक्शन। अब ये बायोटिक इंटरेक्शन होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे बायोटिक इंटरेक्शन होता क्या है। ये एक्चुअली में सबको पता है 6 टाइप का होता है। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म आपको दिख रहा है, अमेंसलिज्म भी आपको दिख रहा है, प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। अब एक्चुअली में होता क्या है, अब देखो इस अर्थ पे ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ लिंक रखते ही रखते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जंगल है, जंगल में जो डियर होगा वो ग्रास पे डिपेंडेंट होगा, जो टाइगर या लायन या चीता जो होगा वो डियर पे डिपेंडेंट होगा। तो कहीं ना कहीं एक पूरे एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। किसी को किसी से फायदा होता होगा, किसी को किसी से नुकसान होता होगा। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए डियर एंड अ टाइगर, ठीक है। डियर को जब टाइगर खा लेता है, टाइगर डियर का तो नुकसान हो गया ना, पर हाँ अगर उसी जगह पे डियर मरा हुआ पड़ा हो, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाए, तो डियर का कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज वो तो पहले ही मर चुका है। पर कहीं ना कहीं जब डियर जिंदा है, उसको टाइगर खा रहा है, तो डियर का नुकसान है और टाइगर का फायदा है, ठीक है। वही दूसरी तरफ अगर डियर मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, तो डियर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो नुकसान किसी का हो रहा है? नहीं, फायदा किसका हो रहा है? फायदा हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो एक तरफ जब हमने डियर और टाइगर की बात करी तो एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है, उसी को हम प्रेडेशन कह देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी है, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं पहले टॉपिक पे, दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो जब हम बायोटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं उसमें टाइप्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या क्या होते हैं, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
तो हम जब बायोटिक इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म टाइप की बात करते हैं, इसका मतलब होता है दोनों को फायदा होना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल्स भी साथ साथ में लिख दी है। पहली एग्जांपल मैंने लिखी है पॉलिनेशन। अब बोलोगे पॉलिनेशन से कैसे फायदा होता है? देखो, एक होता है पॉलन, एक होता है नेक्टर। ठीक है, कहीं ना चलो इसको छोड़ो, सिंपल ऐसा मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे एक फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर बी आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब फ्लावर के ऊपर बी आती है तो कहीं ना कहीं बी जो है वहां से नेक्टर चूसती है। ठीक है, पॉलन में से। पर फायदा किसको होता है? दोनों को फायदा होता है ना। ऐसा तो नहीं ना होता कि उसने निचोड़ लिया सब कुछ वहां से, पॉलन से नेक्टर बीज ने, तो कहीं ना कहीं पॉलन को नुकसान हो गया। नहीं, दोनों को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब जो बी है, जब वो क्या बोलते हैं, नेक्टर को सक करके किसी और प्लांट के ऊपर जाती है, तो वहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो गया। समझ आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं कोरल पॉलिप्स एंड जूजेंथली। अब देखो, कोरल पॉलिप्स और जूजेंथली की बात करते हैं। इसमें जिसने भी कोरल्स के रिलेटेड टॉपिक पढ़ा होगा, हालांकि मैं भी अभी थोड़े एक दो टॉपिक के बाद मैं भी कोरल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कोरल पॉलिप में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब आप बोलोगे कैसे होता है कोरल पॉलिप्स में? देखो, कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ये काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और जूजेंथली ये भी ऐसा ही हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कोरल पॉलिप्स के तौर पे, अगर हम एग्जाम्पल ले ले सिनेडियरन करके, निडेरियन बोलते हैं उसको एक्चुअली, अगर ऐसा सिंपल पढ़ के बोले तो सिनेडेरियन बोल सकते हैं हम लोग। जूजेंथली की एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्गी। ठीक है, अब क्या होता है, जो जूजेंथली होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि कोरल पॉलिप्स के बीच में रहते हैं। ठीक है, क्या जूजेंथली क्या होती है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि कोरल पॉलिप्स के बीच में रहते हैं। इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म है, वो कैसे है मैं अभी बताता हूँ। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, ठीक है, कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर वाटर अपना ना, वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। कोरल पॉलिप्स मैंने बताया ना आपको एनिमल्स होते हैं, ये लोग ना रेस्पायरेशन करते हैं। अब ये लोग जब रेस्पायरेशन करेंगे तो इनका कुछ तो कुछ बाय प्रोडक्ट होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो कोरल पॉलिप्स भी ये करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब कोरल पॉलिप्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन में, जो जूजेंथली होते हैं, जूजेंथली सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। आ गया समझ? तो इस हिसाब से जो कोरल पॉलिप का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो यूज कौन कर रहा है, जूजेंथली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों को फायदा हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द कोरल पॉलिप्स एंड जूजेंथली। नेक्स्ट बात करते हैं कैटरपिलर एंड रेड आंट्स। उसमें मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, आप उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कंपटीशन की। अब कंपटीशन में क्या होता है, सिंपल होता है कंपटीशन में, मैंने यहाँ पे लिखा है सेम फूड। कंपटीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो दो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कहीं ना कहीं सेम ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे टाइगर हो गया और लायन हो गया। अब टाइगर है, लायन है, एक डियर है। टाइगर को भी डियर को खाना है, लायन को भी डियर खाना है, पर दोनों को, टाइगर और लायन और डियर, ऐसा तो होगा नहीं ना टाइगर लायन दोनों जाएंगे और आधा आधा डियर को खा लेंगे। तो क्या होगा, टाइगर या तो इकलौता डियर को खाएगा या तो लायन इकलौता डियर को खाएगा। तो कहीं ना कहीं जो डियर है वो एक ही है, लिमिटेड है। तो अगर टाइगर ने इसको खा लिया तो कहीं ना कहीं लायन का नुकसान होगा, लायन ने खा लिया टाइगर का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाली साइड नुकसान हो रहा है, डियर मरेगा, वो दूसरी तरह से भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टाइगर का आपस में भी नुकसान होगा, क्योंकि ये लास्ट डियर अगर इन्होंने खा लिया तो टाइगर का भी नुकसान है, फ्यूचर के लिए लायन का भी नुकसान है। तो दिस इज अबाउट द कंपटीशन जहाँ पे दोनों लोगों का नुकसान होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर लायन की जगह आप टाइगर टाइगर भी ले सकते हो। तो दिस इज अबाउट द। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं कंपटीशन की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो प्लस साइन होता है इसका मतलब होता है फायदा हो रहा है। ये जो जीरो लिखा होता है इसका मतलब होता है ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। माइनस का मतलब होता है नुकसान हो रहा है। जीरो का मतलब होता है या ओ का मतलब होता है कि ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा जिसमें दोनों को फायदा होता है, हमने कंपटीशन पढ़ा जिसमें दोनों को नुकसान होता है। अब हम मूव करेंगे कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, एक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है, दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कमेंसलिज्म।
ये लिखा है मैंने काउडंग। अब क्या होता है, काउडंग जब कहीं पे पड़ा होता है ना, उसके अंदर ना शेल्टर लेते हैं। कौन लेते हैं? उनको बोलते हैं बेटल्स, बिटल्स बोलते हैं उनको, डंग बिटल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं, उसके अंदर शेल्टर लेते हैं, रहते हैं काउडंग के अंदर। अब क्या हो गया, काउडंग जो है वो क्या है, गाय का गोबर। वो किसने किया? गाय ने किया। अब गाय को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है उसके गोबर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बैटल है उसको फायदा मिल रहा है, और जो काऊ है, कहीं ना कहीं जो काऊ है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए काउडंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एपिफाइट्स और प्रोपिग्यूल्स। अब क्या होता है, एपीफाइट्स क्या होते हैं? जब आपने पढ़ा होगा, जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पड़ता है वहाँ पे एपीफाइट्स होते हैं। क्या होता है कि एक ऐसा सिंपल सा प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर ना साइड पे एक ब्रांच सी निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये साइड पे ब्रांचेस छोटी छोटी सी निकलती हैं, या फिर इसके ऊपर कोई प्लांट्स सर्कुलेट करके चढ़ जाते हैं, तो ये साइड पे गोल गोल करके मतलब चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। मोस्टली हमें ये लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो एपीफाइट्स की ये एग्जाम्पल हो गई। तो हो क्या रहा है, एपीफाइट्स में जो फायदा हो रहा है वो किसको हो रहा है? ये प्रोपेग, इनको क्या कहते हैं, वेस्कुलर ट्रीज में जो ये एक किस्म का ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? प्रोपिग्यूल्स इनको बोलते हैं। ये ट्रीज से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम नहीं करते हैं। ये प्रोपिग्यूल जो होते हैं ट्रीज से न्यूट्रिएंट्स, उसका खाना वाना कुछ नहीं लेते। तो क्या हो गया, एपीफाइट्स जो है उनको फायदा हो रहा है, और जो एक्चुअल में जो बड़ी ट्री थी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज अ एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है वल्चर एंड हेनास। दोनों जो है डेड एनिमल्स को खाते हैं। एक जो डेड एनिमल्स है, एग्जाम्पल के तौर पे वल्चर्स, और दूसरे डेड एनिमल्स। इसका तो एग्जाम्पल वो भी ले सकते हो जो डियर और टाइगर वाली बताई। क्या कि टाइगर जो है डियर को खा लेगा, तो कहीं ना कहीं उसका क्या मतलब होगा कि एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। पर जब डियर मर गया होगा उसके बाद उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, वो कमेंसलिज्म हो जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा है और डियर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही वल्चर्स और हैनास जो होते हैं वो डेड एनिमल्स को कहते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं क्लोन फिश और एनीमोन की। इसकी मैंने इतनी सारी एग्जाम्पल सबकी दो दो तीन तीन चार चार क्यों दिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2021 में भी आए थे। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें क्लोन फिश और एनीमोन की, अब क्या होता है, जो क्लोन फिश होती है वो एनीमोन के अंदर छुप जाती है। अब एनीमोन क्या होता है, एक स्टिंजेंट प्लांट होता है जो काटता है, इन द सेंस कि कांटे कांटे टाइप लगे होते हैं। तो उसके अंदर जो भी छोटा सा पोर रहता है, उस छोटे पोर में घुसने के लिए अगर किसी को जाना है तो वहाँ पे कांटे कांटे मिलेंगे, आप फोटो देख लेना। तो क्लोन फिश जो होती है वो एनीमोन के अंदर छुप जाती है। अब क्लोन फिश छोटी होती है, तो कहीं ना कहीं लार्ज फिश आती है इसको खा जाएगी। तो ये क्या करती है, ये एनीमोन के अंदर जाके रहने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जब ये एनीमोन के अंदर रहने लग जाती है, तो जो क्लोन फिश होती है वो ना कुछ नुकसान पहुंचाती है उसको, ना कुछ करती है एनीमोन को। तो क्लोन फिश को फायदा हो गया, एनीमोन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो दिस इज अबाउट द कमेंसलिज्म। इस तरह से पढ़ सकते हो अमेंसलिज्म। एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एलिलोपैथी एंड एंटीबायोसिस, दो टर्म्स भी आपकी यहाँ के पढ़ सकते हो आप। एक और एग्जाम्पल लिख लेना, लार्ज ट्रीज शेड्स। तो ये जो लार्ज ट्रीज का है ये कॉमेंसलिज्म में भी एग्जाम्पल है, अमेंसलिज्म में भी एग्जाम्पल है। तो ये जो होते हैं ना एपिफाइट या प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं, ये किस्म का छोटे छोटे से होते हैं, बर्ड्स की तरह होते हैं, ठीक है। अब लार्ज ट्रीज की शेड्स, मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। तो जो लंबे लंबे ट्रीज है, ये लंबा ट्री आ गया, साइड पे एक छोटा सा ट्री है। तो इसकी जब ये सारा सनलाइट मैक्सिमम ले लेगा, इसका शेडो जो पड़ रहा होगा वो इतना इतना पड़ रहा होगा। तो इसको मिल रहा है, इसको सनराइज मिल रही है, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा नहीं। तो क्या हो रहा है कि लार्ज ट्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, इसको क्या हो रहा है, और इसका नुकसान हो रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो लार्ज ट्री है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, वो तो आराम से अपना सनलाइट ले रहा है, उसको इससे क्या फर्क पड़ता है। ये छोटी ट्री बेचारा नुकसान में है, तो छोटी ट्री नुकसान में है और बड़ी ट्री को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज अबाउट द अमेंसलिज्म की एग्जांपल। अब आएगा एलिलोपैथी। क्या होता है एलिलोपैथी में, क्या होता है, कुछ स्पीशीज होते हैं वो लोग ना कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, कुछ स्पीशीज की डेथ हो जाती है, और या तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। दो सर्कमस्टांसेस होते हैं, या तो डेथ हो जाती है या तो उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द एलिलोपैथी। अब एंटीबायोसिस क्या होता है, सेम ही होता है। कुछ एंटीबायोसिस की एग्जाम्पल क्या होती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग ना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगाई को मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं एलिलोपैथी की जब हम बात करते हैं, जो स्पीशीज उनको रिलीज कर रहे हैं उनका तो वो डे टू डे लाइफ में होता है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर कहीं ना कहीं जो स्पीशीज जो मर रहे हैं, या फिर जिनकी डेथ हो रही है, या फिर जिनकी ग्रोथ कम हो रही है,
ग्रोथ पे इफेक्ट आ रहा है तो वो तो नुकसान में गए, और जो मेन वाला स्पीशीज जो है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सेम एंटीबायोसिस में जो बैक्टीरिया फंगाई वो तो मर रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है, और जो सिंपल जो स्पीशीज है जो लोग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज अबाउट द मेंसलिज्म। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द प्रेडेशन, और समझते हैं प्रेडेशन क्या होता है। जब प्रेडेशन और पैरासिटिज्म की बात करते हैं दोनों का प्लस माइनस मिलता है। प्लस माइनस मतलब इसको फायदा हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे टाइगर, डियर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में क्या फ़र्क आता है, कहीं ना कहीं पैरासिटिज्म में वही आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई ऐसा सक टाइप करने वाली जो चीज़ें रहेंगी उसके रिलेटेड आएगा। पर उसमें हम एक ये अच्छे से एग्जांपल पढ़े हैं कुक्कू और काऊ बर्ड की, ठीक है, कभी पूछ सकता है ये माफिया हाइपोथेसिस क्या है। तो प्रेडेशन की जब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, कोई भी फिश अगर किसी को मार दे, कोई भी टाइगर अगर डियर को खा जाए, हम ह्यूमन बींग्स चिकन को खा लें या गोट को खा लें या शीप को खा लें, तो इस तरह के हम लोग प्रेडेशन में एग्जांपल दे सकते हैं। क्यों, टाइगर क्या होगा, टाइगर को फायदा होगा, डियर को नुकसान हो गया। फिश ने अगर किसी को मारा, फिश ने छोटी फिश को मारा, या छोटी फिश ने जू प्लैंक्टन्स को मारा, या जू प्लैंक्टन्स ने फाइटोप्लैंक्टन्स को मारा, तो जू प्लैंक्टन्स को फायदा हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स को नुकसान हो गया। तो इस तरह से प्रेडेशन होता है। और बात करें अगर हम पैरासिटिज्म में, पैरासिटिज्म में क्या होता है, टिक जो होती है वो लोग क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से। वो उसकी एग्जाम्पल हो गई, ब्लड सक कर रहे हैं तो दूसरे वाले का तो एक किस्म का नुकसान हो रहा है ना, और जो टिक जो है वो जो ब्लड एक्चुअली में गेन कर रही है तो उसका तो फायदा हो रहा है। ये मैं आपको कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है माफिया हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमने क्लोन फिश और एनिमोन का बताया, ये भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है। एक होता है कुक्कू और एक होता है काऊ बर्ड। अब क्या होता है, कुक्कू क्या करता है, अपने ना अंडे निकालता है, ठीक है, अंडे अपने ऑफ स्प्रिंग्स को अंडे की तरीके में, क्योंकि एवियस में आता है तो ये अंडे देता है। तो कुक्कू क्या करता है, अंडे देता है। और अंडे कहाँ जाके देता है, काऊ बर्ड जहाँ होता है, जब काऊ बर्ड अपने नेस्ट में नहीं ना होगा वहाँ जाके अंडे दे देगा, और वहाँ पे जाके देगा जहाँ पे काऊ बर्ड ने भी अंडे दिए होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो काऊ बर्ड के अंडे होंगे वो कुक्कू के अंडों के साथ मिक्स हो जाएंगे और वो सारे अंडे सेम लगेंगे। तो काऊ बर्ड को इतना याद नहीं होता कितने बच्चे थे, वो तो ज़्यादा इतना ध्यान भी नहीं देता, उसको यही लगता है कि उसी के अंडे हैं वो। तो कुक्कू के अंडे, कुक्कू मोस्टली घूमता रहता है, तो काऊ बर्ड जो है वो उनकी देखभाल करता रहता है। काऊ बर्ड की आप अगर फोटो देखोगे, आप फोटो में देखोगे कि काऊ बर्ड अपने मुंह से खाना लाता है और अपने बच्चों को खिलाता है जो अंडे से नए नए निकले होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े ना उड़ने लग जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं कुक्कू का जो बच्चा होता है वो मस्त उनके साथ जी रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब कुक्कू का बच्चा जो है उसकी काऊ बर्ड के बच्चों से ग्रोथ ज़्यादा होती है, पर कहीं ना कहीं काऊ बर्ड जो है वो तो माँ ही है ना, तो वो तो अगर वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, कि उड़ ना पाए पर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसको वो देखेगा कि ये कुक्कू का बच्चा टाइप लग रहा है, पर वो तो इस पर भरोसा नहीं ना करेगा, क्योंकि उसके साथ तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा। तो काऊ बर्ड क्या करता है, वो बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाता। तो कैसा होता है, टाइम टू टाइम काऊ बर्ड का जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कुक्कू का बच्चा जब बड़ा हो जाता है काऊ बर्ड के नेस्ट में, और काऊ बर्ड के बच्चों की जो खुद की ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है। तो क्या करता है, कुक्कू का जो बच्चा होता है वो काऊ बर्ड के बच्चे को नेस्ट से धक्का मार देता है, उसके अंडे सारे नीचे फेंक देता है काऊ बर्ड के बच्चे, और कुक्कू का जो बच्चा होता है वो उड़ जाता है। सो दिस इज अबाउट द माफिया हाइपोथेसिस। मोस्टली आपको लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि जो कुक्कू है उसको तो फायदा हो रहा है, काऊ बर्ड के तो बच्चे मर गए ना, उसका नुकसान हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द माफिया हाइपोथेसिस, जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा न्यूट्रलिज्म, ठीक है। 5 तो हमने पढ़ लिए। अभी न्यूट्रलिज्म क्या होता है, न्यूट्रलिज्म के आगे मैंने लगाया 0 0, मतलब दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना किसी को फायदा हो रहा ना किसी को नुकसान हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी 2 ऑर्गेनिजम्स है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई पड़ोसी है आपस में, ठीक है, मैं और मेरा पड़ोसी है, कहीं ना कहीं अब वो अपना खाने के लिए लाता है, वो खाता है, मैं अपने खाने के लिए लाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो ना मैं उसको कोई इंडल्ज करता हूँ ना वो मेरे को इंडल्ज करता है। कहीं ना कहीं उसकी क्या एग्जाम्पल हो गई कि ना मैं उसको हार्म करा, ना मैं वो मेरे को हार्म करा, ना मेरे को फ़ायदा हो रहा ना उसको फ़ायदा हो रहा। तो दिस इज 0 0, दैट इज न्यूट्रलिज्म। मतलब दोनों को फ़ायदा नहीं होता। जब 2 ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ कोई इंटरलिंक नहीं हो, कोई म्यूचुअलिज्म कुछ ना हो, तो उसको हम सिंपल न्यूट्रलिज्म कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है हमारा, आपको दिख रहा है, एक टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल्स। अब आप बोलोगे कि ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या होते हैं।
जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या होता है, मोस्टली न्यूट्रिएंट साइकिल में यही होता है कि जब हम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जब हम फूड चेन की बात करते हैं वहाँ पे भी एक से दूसरे में शिफ्ट होता है ना, वही दूसरी तरफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से एक इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चले जाते हैं और उसके बाद वापस से फिजिकल इन्वायरमेंट में रिसाइकिल बैक हो जाते हैं। यहाँ से वो फिजिकल इन्वायरमेंट से वो जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, ये वन वे हो गया। फिर वो वापस ऑर्गेनिज्म से फिजिकल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। तो ये हो गया पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल की जब हम बात करते हैं हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक हमारे पास आता है परफेक्ट साइकिल, एक आता है इम्परफेक्ट साइकिल। तो ये दो टाइप्स है इसके। एक्चुअली में ये किस बेसिस पे डिपेंड करता है, ये रिप्लेसमेंट पीरियड पे डिपेंड करता है कि हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। जो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल होता है वो होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो फास्टली रिप्लेस होते हैं और यूटिलाइज हो जाते हैं। मोस्टली गैसियस साइकिल्स ही इसमें हम बोल सकते हैं कि गैसियस साइकिल्स को ही हम लोग परफेक्ट साइकिल्स कहते हैं, ये एक टाइप है। और वही दूसरी तरफ जब हम इम्परफेक्ट साइकिल्स की बात करते हैं इसको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स। और इनको इम्परफेक्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो साइकिल में लॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं परफेक्ट उतना ही, वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, वाटर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके बाद बादलों में जा रहा है, वापस बारिश हो रही, तो कहीं ना कहीं सारा पानी वापस आ रहा है या कार्बन में या नाइट्रोजन में। पर इम्परफेक्ट साइकिल में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइकिल में लॉस्ट हो जाते हैं, कुछ जो है वो सेडिमेंट्स में बन जाते हैं और अनअवेलेबल हो जाते हैं बाकी आगे वाली साइकिल के लिए, ठीक है। और जब हम रिजर्वेयर की नेचर की बात करते हैं हमारे पास दो टाइप्स के साइकिल्स हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। ये किस बेसिस पे है, दोनों रिजर्वायर के बेसिस पे है कि जो गैसियस साइकिल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फेयर में बात करते हैं और जो सेडिमेंट्री होते हैं ये लोग अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं। किसकी एग्जांपल के किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, रिजर्वायर की बेसिस पे। गैसेस क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर में होते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, और वाटर साइकिल किस में, हमारा वो हाइड्रोस्फेयर में, और सेडिमेंट्री किस में, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, क्लियर है। सो थैंक यू, अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो आप, और लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज के वीडियो को इतना ही रखेंगे और कल आगे बात करेंगे जो हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट साइकिल्स मिलते हैं, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। इनको और अच्छे से कल एक एक करके पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।